यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल हमने स्टडी किया था टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि प्रेशर चेंज करने से भी स्टेट चेंज की जा सकती है। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए, नाउ आई एम राइटिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर by changing pressure हम लोग मटेरियल की स्टेट को चेंज कर सकते हैं प्रेशर को चेंज करके। अब देखिए, इसके लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर था, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, किसी गैस को फिल किया। ओके, ये कंटेनर और इसमें ये गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और इस जगह पर एक पिस्टन को लगाया गया है। इसके अंदर ये यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी पिस्टन के अंदर अभी जो भी सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, वो गैस स्टेट में है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा इस पर फोर्स लगाता हूँ, इसको पुश करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन नीचे जाना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को देखिए। तो जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे, तो कंप्रेशन में क्या होगा, पार्टिकल्स जो है क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। अगर क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे तो उनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। अगर उनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अगर उनके कोलिजन बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड नहीं हो पाएगी गैस। तो यहाँ पर जो भी कंटेनर था, मैंने उसके अंदर जब पिस्टन को ऐसा प्रेस किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया इसको, तो ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्रेशन। ये पिस्टन को पकड़ करके नीचे की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स ऐसा क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे। अभी भी ये गैस स्टेट में है, नो डाउट, ये अभी भी गैस स्टेट में है। तो जब हमने इसको प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने पर ये पार्टिकल्स पास पास आ गए और इनके बीच के कोलिजन्स बढ़ गए। कोलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से हमने एक चीज नोटिस की कि इसका टेम्परेचर राइज हो चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इस कंप्रेशन में हमें प्रेशर को तो इंक्रीज करना है, लेकिन टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को कम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने पर यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर जो गैस है वो लिक्विफाइड नहीं हो पाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो वो गैस क्या नहीं हो पाएगी, वो लिक्विफाइड नहीं हो पाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेम्परेचर राइज हुआ ड्यू टू कंप्रेशन, यहाँ पर जो कंप्रेशन के कारण टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ था, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऐसा कंप्रेस करके फिर छोड़ देंगे। छोड़ने का रीजन ये है, या पिस्टन को यहाँ पर ला करके एक बार रुक जाएंगे और कंप्रेशन नहीं करेंगे। और कंप्रेशन क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन ये है कि मान लीजिए यहाँ पर जो गैस थी उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हीट एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हीट एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही यहाँ का टेम्परेचर चला गया 50 डिग्री सेल्सियस। पिस्टन के अंदर ये जो गैस है इसका टेम्परेचर चला गया 50 डिग्री सेल्सियस, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे। अब क्या होगा, हीट एनर्जी रेडिएट होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स जाकर के जब इसकी वॉल से हिट करेंगे तो इसकी वॉल गर्म होनी शुरू हो जाएंगी, और ये वॉल क्या करेंगी, एनर्जी को, हीट एनर्जी को इस तरह से रेडिएट करेंगी।
ठीक वैसे ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी गर्म ऑब्जेक्ट को रूम में रख देते हैं ला करके, जैसे पानी गर्म था, वाटर को बॉइल किया, हीटअप किया और उसको ला करके रूम में रख दिया। अब रूम में रख दिया तो वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉइल किया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वाटर है और रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या आया, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस। तो 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस था। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है और धीरे धीरे वाटर ठंडा होने लगता है। और कब तक ऐसा चलता रहेगा, वो अपनी एनर्जी को कब तक रेडिएट करता रहेगा, जब तक कि उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। जब दोनों बॉडीज के टेम्परेचर 20-20 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक फर्स्ट बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको टेम्परेचर में एक्सप्लेन किया था। ये दूसरी बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हीट एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाती है, ठीक है। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। देख लीजिए टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, द डिफरेंस इज जीरो। पहले 100 माइनस 25 75 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर भी तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, यहाँ पर भी तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। पिस्टन के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी पिस्टन के अंदर से बाहर सराउंडिंग की तरफ। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इसका टेम्परेचर भी 20 नहीं हो जाता। तो ये हीट एनर्जी को रेडिएट करता रहा और धीरे धीरे ये ठंडे होती रही गैस, और इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ अब आ जाओ, मिल जाएगी। लॉ टू विथ मीटिंग भूलते हैं अब। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैंने इसको कंप्रेस किया गैस को, मैंने एक सिलेंडर के अंदर गैस ली है और यहाँ पर पिस्टन फिक्स है। तो जब मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ इस पिस्टन को, तो मतलब कि मैं कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ, कंप्रेशन कर रहा हूँ। प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। कंप्रेशन करने का मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। और जब भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। मतलब कि जब भी कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेशन के दौरान क्या हुआ, ये गैस हीटअप हो गई, ये गैस गर्म हो गई 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमने ऐसा पिस्टन लिया जिसकी वॉल थी कंडक्टिंग वॉल। हमने मेटल का पिस्टन लिया है जिसकी वॉल्स कैसी वॉल्स है, कंडक्टिंग वॉल्स है। तो ये हीट एनर्जी को कंडक्ट करेंगी। हाई टेम्परेचर से हीट एनर्जी किस तरफ जाएगी, लो टेम्परेचर की तरफ। मतलब कि पिस्टन के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर जो गैस है, उस गैस का टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर और बाहर है लोअर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी और धीरे धीरे ये गैस भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कूल डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, 50 से 40 हो जाएगा, फिर 30, फिर 20। तो जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर दोनों सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाएगा। अब हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग कंप्रेशन कर सकते हैं। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन। फिर से क्या करेंगे, फिर इस पिस्टन को थोड़ा सा दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे दोबारा से, फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर रुकना पड़ेगा। तो ऐसा करते करते इसमें कंप्रेशन किया जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हुए। या इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एक सिस्टम लगा दें इसके चारों तरफ जो इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कूलिंग सिस्टम लगा दिया इसके चारों तरफ। यहाँ पर मैंने एक इस तरह से पाइप लगा दी जिसके अंदर कोल्ड वाटर फ्लो होता है। जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है। इधर से कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से हॉट वाटर बाहर आ रहा है। तो जब मैं इस सिस्टम को ऐसा कंप्रेस करूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा और ये जो हीट एनर्जी इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा,
बाहर जो पाइप है उसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी हमें कंप्रेशन करना है तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी लोअर करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है, तो हमें टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो गैस लिक्विफाइड होगी। तो यहां पर मैं 2-3 बातें लिखता हूं। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को लोअर करना है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, गैसेस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड किया जा सकता है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर भी कम कर रहा हूँ, साथ साथ इसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश भी कर रहा हूँ, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ और टेम्परेचर लोअर कर रहा हूँ, तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे ये पिस्टन इतना नीचे आ जाएगा कि पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, और क्लोजली स्पेस्ड होते ही वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और उस अट्रैक्शन की वजह से ये गैस कौन सी स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजली स्पेस्ड हो गए, और किसके कारण से हुआ ये, ड्यू टू कंप्रेशन, ये कंप्रेशन के कारण ऐसा हुआ, और यहाँ पर ये जो गैस है ये क्या हो गई, ये गैस लिक्विफाइड हो गई। तो इस तरह से गैसेस को कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इसका ये आंसर है कि थियोरेटिकली ऐसा बोला जा सकता है कि जिस तरह से हमने गैसेस को कंप्रेस किया था और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे, इसी तरह से हम लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। थियोरेटिकली ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर। ओके, अब इसके बाद देखिए हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसमें आप ये समझ लीजिए, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। और एक बात और मैंने आपको बताई कि लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड्स को सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा हम लोग तो थ्योरी में बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वेरी हाई प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा। और इतना ज्यादा प्रेशर अगर हम क्रिएट करेंगे तो जिस बीकर में, जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा होगा, वो कंटेनर भी ब्लास्ट हो सकता है। हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, वो भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे और कॉलिजन में क्या होगा, वो वॉल्स के साथ टकराएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, और प्रेशर जो है वो सब डायरेक्शन में इक्वली इंक्रीज होता है, प्रेशर जो है वो सभी सभी डायरेक्शन के अंदर, इन ऑल द डायरेक्शन इट विल इंक्रीज इक्वली। और जैसे कि मैंने इसको कंप्रेस किया था, तो कंप्रेशन में क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, पिस्टन की तरफ भी, ये जो वॉल्स है इस पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये जो बॉटम है इसका, इस पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो सब जगह पर इक्वल प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो हाई प्रेशर जब मैं लगाऊंगा तब इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि ये कंटेनर की जो वॉल्स है वो इसको क्या कर देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी, और ये कंटेनर टूट सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसका एक रीजन मैं आपको और बताता हूँ कि पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन फोर्सेज भी होते हैं। अट्रैक्शन फोर्सेज तो अभी आपने पढ़े ही हैं, लेकिन उनके बीच में रिपल्शन फोर्सेज भी होते हैं। ये हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि रिपल्शन फोर्स किस तरह से काम करता है। लेकिन वो जो रिपल्शन फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हम जो यहाँ पर पिस्टन पर प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में तो ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स मोर होगा, मतलब कि ये लार्ज फोर्स है। ये जो फोर्स है ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। अगर हम उनके बीच के स्पेसेस को कम करना चाहेंगे तो स्पेसेस कम नहीं होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिपेल करते हैं। और वो फोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग होता है, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो इस तरह से ये हमने स्टडी किया कि प्रेशर को चेंज करके स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अच्छा, मैंने क्या किया, गैस को लिक्विफाइड कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या होगा, मैंने बोला था कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है, तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस पिस्टन को जब सडनली ऐसा एक्सपेंड कर दूंगा तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं फिर से जब हम एक्सपेंशन करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट को समझिए क्या होती है। ओके, तो हम लोग अब स्टडी करते हैं लेटेंट हीट को। लेटेंट हीट, इट इज द हीट एनर्जी, ये एक हीट एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर या सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। देखिए, लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। ये लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी होती है जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, जो हमें सब्सटेंस को देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। और ये जो जब लेटेंट हीट सप्लाई की जाती है, जब लेटेंट हीट सप्लाई की जाती है सब्सटेंस के अंदर, तो उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उस समय पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो लेटेंट हीट जब सप्लाई होगी उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ध्यान से एक बात और सुन लीजिए, हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं, हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं, और दोनों वर्क एक साथ नहीं होते। हीट एनर्जी से या तो टेम्परेचर राइज होगा, हीट एनर्जी से या तो टेम्परेचर राइज होगा। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो हो सकता है सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़े, थर्मामीटर हम लगा देंगे उसके अंदर, जिससे हमें पता लग जाएगा कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, और दूसरा वर्क क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे दो वर्क होंगे, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा, या उसकी स्टेट में चेंज होगा, या उसकी स्टेट में चेंज होगा। लेकिन दोनों वर्क एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन दोनों वर्क एक साथ नहीं होते हैं, या टेम्परेचर राइज होगा या स्टेट में चेंज होगा। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, स्टेट में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्या नहीं होगा, स्टेट में चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस की स्टेट नहीं बदलेगी। तो दोनों में से एक वर्क होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैं कौन से वाली हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो हीट एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ रहा है या जो हीट एनर्जी से स्टेट चेंज हो रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिस हीट एनर्जी से स्टेट चेंज हो रही है, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट बोलते हैं, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट बोलते हैं। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग के अंदर चेंजेस नहीं आते, तो थर्मोमीटर की रीडिंग में चेंजेस नहीं आते हैं। थर्मोमीटर कैन नॉट thermometer does not show any change in temperature, any change in temperature। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, थर्मोमीटर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, उसकी रीडिंग नहीं बदल रही है। अगर उसकी रीडिंग नहीं बदल रही है तो हम बोलेंगे कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं वो तो हिडन है,
जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो कैसी होगी, हिडन, छुपी हुई होगी। तो लेटेंट एक लेटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग है, लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। तो हिडन हीट, थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, थर्मोमीटर इसको क्या नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर थर्मोमीटर डिटेक्ट नहीं कर रहा तो इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, हिडन हीट बोल रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि हीट एनर्जी से दो वर्क होते हैं, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है या सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब स्टेट चेंज हो रही है, मैंने जो हीट एनर्जी सब्सटेंस को दी उससे स्टेट चेंज हो रही है, उस समय पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं आया, थर्मोमीटर के स्केल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने बोला कि ये हीट जो थी वो हिडन हीट, ये हीट जो थी वो कैसी थी, हिडन हीट। अब देखिए इससे रिलेटेड दो टॉपिक आएंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब कि वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, और वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, जो सब्सटेंस को हमें देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेटेंट हीट भी दो तरह की है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग बोल सकते हैं आप इसको, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दो लेटेंट हीट हम स्टडी करेंगे विद द एक्टिविटी, और इसकी एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, तो मंडे को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से किया जाता है, टेम्परेचर को किस तरह से सेंस किया जाएगा कि कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।